आप जरा सोचिए, संविधान भारत का है तो बना किसके लिए? भारतीय संस्कृति के लिए बना हुआ है या विदेशी संस्कृति के लिए? जिस देश का संविधान होता है वो वहां की रीति रिवाज, वहां की परंपरा, वहां का ज्ञान विज्ञान, वहां के वैभव, उसी को प्रमोट और प्रोपोगेट करने के लिए होता है। जब यह संविधान भारत का है, अमेरिका का संविधान नहीं है, कुवैत का संविधान नहीं है, अरब का संविधान नहीं है, तो कोई अरब के रीति रिवाज को यहां का फंडामेंटल राइट कैसे मान सकता है? कुछ लोग दुहाई देते हैं, ओवैसी जैसे लोग, कि संविधान हमको आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन देता है। संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है लेकिन अधर्म की स्वतंत्रता नहीं देता। संविधान रीतियों की स्वतंत्रता देता है, कुरीतियों की स्वतंत्रता नहीं देता। संविधान प्रथा की स्वतंत्रता देता है, संविधान कुप्रथा की स्वतंत्रता। और रीति कुरीति क्या है, प्रथा क्या, कुप्रथा क्या है, धर्म अधर्म क्या है, सीधे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इक्वलिटी धर्म है, और जो पुरुष पुरुष को समान न माने, महिला पुरुष को समान न माने, वो अधर्म है। लिबर्टी, बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन गाली देने की स्वतंत्रता, प्रेम करने की स्वतंत्रता है, नफरत करने की स्वतंत्रता नहीं है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं हमको तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है, और अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता ये हो कि जो आपके रिलीजन को ना माने उसका गला काट दिया जाए, तो कल को आप ये बोलोगे हमको ये भी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए कि जो हमारी बात ना माने उसका हम गला सर तन से जुदा कर दें। ये तो नहीं हो सकता। और पाखंड कैसे कैसे? ब्याज लेना हराम है। बैंकों में खाता है कि नहीं? जोर जोर से बोलिए। बैंक से ब्याज लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है? मुफ्तखोरी हराम है। केंद्र सरकार की, राज्य सरकारें की मुफ्त स्कीमें ली जा रही, नहीं ली जा रही हैं। चोरी करने पे हाथ नहीं कटवाएंगे, बम फोड़ने पे बम नहीं फुड़वाएंगे। अगर वास्तव में पूरा पूरा चाहिए तो नियम यह कहता है कि कोई व्यक्ति बम विस्फोट करे तो जैसा बम वो विस्फोट करे वैसा बम उसके शरीर में बांध के उसको फोड़ दो। वो नहीं चाहिए, उसके लिए भारत का कानून चाहिए, इंडियन पिनल कोड। रेप करे तो काट दो, वो कानून नहीं चाहिए, वो यहां चाहिए। कितने मतलब पाखंड आप देखिए। टैक्स कोड भारत का चाहिए, पिनल कोड भारत का चाहिए, एविडेंस एक्ट, गवाहों के बयान की जो प्रक्रिया है वो भारत का चाहिए, जमीनों के विवाद का मुकाबला जो कानून है भारत वाला चाहिए। सारे कानून भारत वाले चाहिए, भारत का पूरा संविधान भी चाहिए, संविधान के सारे आर्टिकल चाहिए। आर्टिकल 25 चाहिए धार्मिक स्वतंत्रता वाला, आर्टिकल 29 चाहिए अल्पसंख्यक वाला। बस नहीं चाहिए तो क्या नहीं चाहिए? आर्टिकल 44 नहीं चाहिए जिसमें बहन बेटियों को बराबर मानना है। और एक बात और आपको बता दो, ये यूसीसी आए या यूसीसी ना आए, हिंदू जैन बौद्ध और सिख पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हिंदू कोड बिल है उसमें आज की डेट में महिला और पुरुष को एक समान माना जाता है, कोई भेदभाव नहीं। जो थोड़ा बहुत गैप था सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट के कारण वो फिलअप हो गए, अब इक्वल मान लिया गया। यूसीसी से हिंदू जैन बौद्ध और सिख, चूंकि हिंदू जैन बौद्ध और सिख हिंदू कोड में गवर्न होते हैं, इनका एक ही कानून है, इनको केवल एक फायदा है। कितना फायदा? केवल इतना हो जाएगा, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। हिंदू जैन बौद्ध सिख को भी अपनी शादी के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा, यही एक ही फायदा होगा। क्रिश्चियंस को दो फायदा होगा, शादी का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी हो जाएगा
और उनका शादी का जो कूलिंग पीरियड है, कूलिंग पीरियड समझ रहे हैं आप, अगर शादी तोड़ना है तो कितने दिन तक वेट करना है, उसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। तो हिंदू धर्म में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, क्रिश्चियंस के लिए कूलिंग पीरियड 2 साल का है। तो यूसीसी आने से हिंदू को केवल एक फायदा हुआ, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। क्रिश्चियंस को 2 फायदा हुआ, उनका कूलिंग पीरियड जो 2 साल का है वो घट के 6 महीने हो जाएगा, तो जल्दी से उनका भी अपना डिवोर्स हो जाएगा। पारसी को 3 फायदा, 2 फायदा जो पहले वाला है ये तो रहेगा, एक फायदा पारसी को और हो जाएगा कि अगर पारसी की बेटियां गैर पारसी से शादी करेंगी, इसके बावजूद भी उनको प्रॉपर्टी का राइट बना रहेगा, अभी वो खत्म हो जाता है। लेकिन हमारी मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा है, एक हिंदुओं को 1 फायदा और मुस्लिम्स को 11 फायदा। क्या क्या है? जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारियों के बेटियों की भी शादी की उम्र 18 साल या 19 साल या 20 साल हो जाएगी। अभी वहां पे शादी की उम्र 9 साल चल रही है। शरीयत एक्ट में पीरियड आ गया तो शादी के लायक हो गई। चलो यहां तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कम है अमरोहा में, दिल्ली में वाटर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, 8 साल में पीरियड शुरू हो गया है वहां तो आजकल। भाई पोल्यूशन का बड़ा असर होता है। तो देश के महानगरों में 8 साल पे पीरियड हो रहा है, 7 साल पे भी पीरियड शुरू हो जा रहा है। अब ये बताओ 8 साल 7 साल शादी की उम्र होती है क्या? बोलिए जरा। तो जब शादी की उम्र बराबर होगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? मुस्लिम बेटियों को। हिंदुओं में तो पहले ही 18 साल और 21 साल। इसलिए हमें इसको देश की सभी मुस्लिम बेटियों तक बात पहुंचानी है कि यूसीसी का तुम्हें 11 फायदा क्या क्या है, इसको जन जन तक पहुंचाना है। पहला फायदा यह हुआ कि शादी की उम्र उनकी बराबर हो गई, 18 साल या 19 साल या 20 साल जो भी होगी वो तो पार्लियामेंट तय करेगा, लेकिन इक्वल हो जाएगी तो कम से कम हमारी मुस्लिम बेटियां कम से कम 12वीं तक तो पढ़ाई कर लेंगी। अगर 12वीं तक पढ़ाई करेंगी तो उनका फिजिकल उनका भी डेवलपमेंट होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, थोड़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगी, थोड़ी समझदार हो जाएंगी, उनको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, थोड़ा बाहर की दुनिया वो भी समझेंगी, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी देखेंगी समझेंगी। दूसरा फायदा, शादी का रजिस्ट्रेशन उनका भी कंपलसरी हो जाएगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स का मतलब मान लीजिए 5 पॉइंट है या 10 पॉइंट है, इस आधार पर डिवोर्स होना है, उसका लाभ हमारी मुस्लिम बेटियों को भी मिलेगा। अगर बाजपन के आधार पर डिवोर्स हो सकता है तो सबके लिए कॉमन होगा, नपुंसकता के आधार पर हो सकता है तो सबके लिए कॉमन होगा, कोढ़ होने पे हो सकता है तो सबके लिए कॉमन हो, जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स होगा वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद 4 तरीके के तलाक और चल रहे हैं, 4 तरीके के, और वो ट्रिपल तलाक जैसे, एक तलाके हसन, एक तलाके हसन, एक तलाके बाइन, एक तलाके किनाया। एक लड़की है बेनजीर हिना, रिपब्लिक चैनल पे काम करती है, जर्नलिस्ट है, पढ़ी लिखी, उसका हस्बैंड एडवोकेट दिल्ली में, उसके हस्बैंड ने 3 चिट्ठी भेज दिया बेनजीर को। सोचिए दोनों पढ़े लिखे, और चिट्ठी पे साइन भी नहीं किया, बोला हम तुम्हें तलाक हसन देते हैं, भेज दिया। 30 दिन के बाद एक और चिट्ठी बोला हम तुम्हें तलाक हसन देते हैं, और फिर 30 दिन के बाद एक चिट्ठी भेज दिया, तलाक हसन देते हैं। उसके बाद वो बेनजीर गई काजी साहब के पास, बोला साहब ये 3 चिट्ठी आई है, बोले तुम्हारा तलाक हसन हो गया। बोले इस पे साइन नहीं है, बोले साइन नहीं है तो क्या हुआ? शौहर के साइन नहीं उस चिट्ठी पे, केवल लिखा हुआ है तलाक हसन देता हूं। बोले जी साइन हो गया। और बाद में उसने पेटीएम किया 15,000 रुपए। नाम इसलिए ले रहा हूं कि बेनजीर टीवी में भी आती है, उसका केस मैं ही लड़ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, और उसने कहा भी सर आप मेरा नाम ले लिया करिए। 15,000 रुपए पेटीएम किया, बोला तुम्हारा मेंटेनेंस, उसका 1 साल का बच्चा। 2,000 रुपए पेटीएम किया, बोले दूध का खर्चा। 17,000 रुपए में तलाके हसन, और दिल्ली में, देश की राजधानी में।
आप जरा सोचिए बंगाल में क्या होता होगा, उड़ीसा में क्या होता होगा, असम में क्या होता होगा, आपके यूपी के अमरोहा के कोने वाले गांव में क्या होता होगा, मुरादाबाद के कोने वाले गांव में क्या होता, जब दिल्ली में यह हो रहा है। यह भारत की परंपरा नहीं है। भारत की परंपरा है नारी तू नारायणी। भारत की परंपरा में तो बेटियों को ऊपर रखा गया है। भारत की परंपरा में नवरात्रे मनाए जाते हैं जहां कन्या पूजन होता है। यह विदेशी परंपरा है कि चिट्ठी पे साइन ना हो तो भी डिवोर्स हो जाए। यह भारत की परंपरा नहीं, यह विदेशी परंपरा है और यह संविधान भारत का है। इसलिए यह भारत का संविधान विदेशी परंपरा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार नहीं देता। इसलिए मैं कई बार ओपनली कह चुका हूं कि भारत के माननीय जजेस, हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान पढ़ते समय अपना चश्मा भी भारतीय ही रखें। ऑक्सफोर्ड का चश्मा पहन के या कैम्ब्रिज का चश्मा पहन के या दुबई का चश्मा पहन के या कुवैत का चश्मा पहन के संविधान को न पढ़े, भारत के चश्मे से भारत के संविधान को पढ़े, भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय संविधान को पढ़े, भारतीय जो रीति रिवाज है, भारत की संस्कृति है, उसके अनुसार संविधान को पढ़े, फिर उनका इंटरप्रिटेशन ठीक होगा। अगर चश्मा विदेशी होगा तो इस संविधान का इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए। एक बेटी है कलबुर्गी कर्नाटक में, डॉक्टर सईदा अमरीन, एमबीबीएस एमएस गायनोलॉजिस्ट, उसका हस्बैंड एमबीबीएस एमडी, ससुर भी डॉक्टर, सास भी डॉक्टर, घर में नर्सिंग होम, उसको तलाके किनाया दे दिया। आप लोगों ने सुना क्या पहले कभी तलाके किनाया? उसमें क्या करते हैं, जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, फिर 30 दिन के बाद जाओ तुम्हें आजाद किया, फिर 30 दिन के बाद जाओ तुम्हें आजाद किया, यानी 60 दिन में आजाद कर दिया। यह भारत की परंपरा है क्या? यह भारतीय रीति रिवाज है क्या? अरे अरब में होता होगा, बहरीन में होता होगा। यह भारत में इसकी इजाजत दी जा सकती है क्या? 3 बार मैं तुम्हें आजाद किया, मैं तुम्हें आजाद किया, मैं तुम्हें आजाद कर दिया और आजाद, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो यूसीसी आएगा तो तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये चारों जो एक तरफा तलाक चल रहे हैं, जिसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कहीं कोई गुजारा भत्ता नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, ये बंद होगा। सबका तलाक एक ही तरीके से होगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स भी कॉमन होगा, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स भी कॉमन होगा। तो फायदा किसको सबसे ज्यादा मिला? हमारी मुस्लिम बेटियों को, और मिलना चाहिए। अरे वो बेटियां हैं भाई, भारत की बेटियां हैं, भले वो मुस्लिम बेटियां हैं तो क्या भारत की बेटियां हैं। उनको जो अधिकार मेरी बेटी को है वही अधिकार ओवैसी को बेटी को मिलना चाहिए। लेकिन ओवैसी कह रहे नहीं, हमारी बेटी को अधिकार मत दो। मतलब लोग अपनी बेटियों को ज्यादा अधिकार देने के लिए संघर्ष करते हैं, कहते हैं जो अधिकार तुम्हारे पास वही अधिकार मेरी बेटी के पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जो अधिकार हिंदू की बेटी को है वही अधिकार मुस्लिम बेटी को मिलना चाहिए। ना, हमारी बेटी को बराबर अधिकार नहीं चाहिए। और भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार के लिए लड़ रही है। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी समान अधिकार के लिए लड़ती है, पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है वो कह रहा है हमको वो अधिकार दे दो जो यहां मेजॉरिटी को है। बांग्लादेश के माइनॉरिटी कह रहे हैं हमको वो राइट दे दो जो मेजॉरिटी को है। अफगानिस्तान में माइनॉरिटी अब तो खत्म हो गए, अब तो कोई बचे नहीं जब पहले बचे हुए थे 6 महीने पहले तक तो कहते थे हमको वो अधिकार दे दो जो मेजॉरिटी को है। भारत में उल्टा खेल चल रहा है। यहां जिसको अधिकार मिलना चाहिए वही लोग कह रहे हैं हमको बराबर अधिकार नहीं चाहिए, हमको कम अधिकार चाहिए, हमको 21वीं सदी के हिसाब से नहीं चलना, हमको 6वीं सदी के हिसाब से चलना। यूसीसी आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तो सबको मिलेगा तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में गुजारा भत्ता मिलता है। यूसीसी आएगा, गोद लेने का अधिकार सबको मिलेगा,
तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में गोद लेने का अधिकार है। पति भी गोद ले सकता है, पत्नी भी गोद ले सकती है। गोद लेने का अधिकार किसको नहीं है? हमारी मुस्लिम बेटियों को। अब इसकी समस्या क्या हो रही है? समस्या यह हो रही है कि बाय द वे बच्चा नहीं हुआ और गोद ले नहीं सकते। सौतन आ सकती है घर में, लेकिन बच्चा गोद नहीं ले सकते। अब चलो दूसरी शादी कर भी लिया, अगर कमी हस्बैंड में थी फिर तो दूसरे से भी बच्चा नहीं होगा। 3 शादी करो, 4 शादी करो, अगर हस्बैंड में ही कमी है तो बच्चा होगा ही नहीं। सौतन आएगी लेकिन गोद नहीं लेने देंगे। क्यों नहीं भाई? वो भारत की बेटी है, भारत में रहती है, भारत की हवा लेती है, भारत का पानी पीती है, भारत का भोजन करती है, उसको वो राइट क्यों नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये जमीयत वाले, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ओवैसी साहब, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम बेटियों को हमें गोद लेने का अधिकार नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मिलना चाहिए उसको। यूसीसी आएगा, देश की सभी बहन बेटियों को विरासत का एक समान अधिकार मिल जाएगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में विरासत का एक समान अधिकार है, तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। लेकिन वो कह रहे नहीं, विरासत का अधिकार हमें मत दो भाई। यूसीसी आएगा, वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिल जाएगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में पहले से ही है। फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। मैंने पीआईएल फाइल किया कि सबको विरासत का, वसीयत को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। मेरे पास पहला फोन कश्मीर का अनंतनाग से आया। उस व्यक्ति ने मुझे फोन करके बोला, साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिटीशन फाइल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट भी कर लिया है। तो हमने कहा तुम इतने खुश क्यों हो? बोला साहब खुश इसलिए हूं कि मेरी मां, मेरे मामा नहीं है और मेरे नाना मुझे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बेटी और दामाद को प्रॉपर्टी देने का अधिकार ही नहीं है। मैक्सिमम 1/3 दे सकते हैं। अब मान लो 3 दुकान है तो 1 दुकान तो बेटी दामाद को दे सकते हैं, बाकी दो दुकान वक्फ में चली जाएगी। आप समस्या समझ रहे हैं ना? अगर 3 बीघे खेत है, 1 बेटी है, तो 3 बीघे खेत में से 1 बीघा खेत तो बेटी दामाद को दे सकते हैं, बाकी 2 बीघा खेत वक्फ में चला जाएगा। तो उस खेत को बचाने के लिए आदमी दूसरा विवाह करता है, तीसरा विवाह करता है, चौथा विवाह करता है। अब समस्या यह है, बेटी होगा कि बेटा, यह किस पे डिपेंड करता है? हस्बैंड पे। बेटी होगा या बेटा, यह महिला पे, मां पे डिपेंड नहीं करता, यह महिला पे डिपेंड नहीं करता, यह पुरुष पे डिपेंड करता है। अब पता चला पहली पत्नी से 5 बेटी, बेटे के चाह में एक और किया, दूसरी से भी 5 बेटी, बेटे के चाह में एक और किया, तीसरी से भी 5 बेटी, 15 बेटियां हो गई, बेटा हुआ नहीं, समस्या ज्यों की त्यों। अब जब 15 बेटियां हो गई तो गरीबी बढ़ गई, आटा चावल दाल खरीदना ज्यादा पड़ेगा, 15 बेटियों का निकाह करना पड़ेगा। तो बाद में क्या करें? सच्चर कमेटी कह रही है मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब है। मतलब पाखंड देखिए, यूसीसी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं, सच्चर कमेटी कह रही है मुस्लिम बहुत गरीब है। अरे गरीब क्यों नहीं रहेंगे भाई? तुम उनको मेन धारा में आने नहीं दे रहे हो, तुम चाहते हो मुस्लिम्स गरीब बने रहे। तो यूसीसी आएगा तो विरासत का और वसीयत का इक्वल राइट मिल जाएगा। यूसीसी आएगा तो एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो पहले से लागू है। फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए जरा। मुस्लिम बेटियों को। आज की डेट में जो उनको सौतन झेलना पड़ता है, सौतन झेलने से मुक्ति मिल जाएगी। मैं मंच से पूछना चाहूंगा, अगर एक पति एक पत्नी का नियम लागू हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बेटियों को। इसी बात को हमें जन जन तक पहुंचाना है।